तो हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, जॉब के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, कई कमेंट भी आ रहे थे, कॉल्स भी आ रहे थे कि ये जॉब परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो आज सब सवालों के जवाब जो है वो भी दिए जाएंगे। तो पहली तो ये बात है कि जॉब परमानेंट है या नहीं है। जो सहकारी बैंक के बारे में बोला जा रहा था, पहले तो ये बात बता देते हैं कि ये वैकेंसी जो है जुलाई या अगस्त में आने की फ्रेंड्स संभावना है। संभावना का मतलब अभी कोई ऐसा आदेश पारित नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार की न्यूज़ है उस प्रकार से जुलाई या अगस्त में आएगी, उससे पहले शायद ही आएगी। क्योंकि एक महीना जो है वो प्रोसेस में लग जाएगा, आचार संहिता हटने वाली है। मोदी जी ने कल शपथ ली है प्रधानमंत्री पद की, तो कल तक जो है या एक दो दिनों में जो है वो सब चीज़ें ये हो जाएगी फाइनल। तो इस प्रकार ये जॉब जल्दी से जुलाई या अगस्त में आएगी। ये तो पहली बात हुई। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन थे कि ये जॉब परमानेंट है क्या। जॉब के बारे में यदि बताऊं तो ये जॉब है वो बिल्कुल परमानेंट है फ्रेंड्स। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको बीच में हटाएंगे या प्राइवेट की तरह है। जॉब बिल्कुल परमानेंट है, एग्ज़ाम के थ्रू आपकी लग रही है वैकेंसी के द्वारा। ये जॉब बिल्कुल परमानेंट है। आपको कभी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि ये इसमें से हटा दिया जाए। तो ये इसमें ये सिक्योरिटी रखिए आप कि जॉब में आप हमेशा बने रहोगे। एक ब्रांड का नाम आपको बताता हूँ जो कोऑपरेटिव का ब्रांड है। आपको आश्चर्य होगा, जो अमूल जो दूध यूज करते हो, अमूल जो अमूल ब्रांड है, दूध है, चीज़ है, पनीर है, उसकी जो चीज़ें हैं वो कोऑपरेटिव है। कभी गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा अमूल जो है वो क्या है। ये कोऑपरेटिव का ब्रांड है। ये गुजरात का कोऑपरेटिव जो है, ये कोऑपरेटिव संस्था है फ्रेंड्स, जो अमूल दूध की जो कंपनी है। तो ये देखिए ये कितना बड़ा ब्रांड का नाम है। तो ऐसा नहीं कि कोऑपरेटिव जो ब्रांड है, कोऑपरेटिव संस्था है, जिस प्रकार विश्व स्तर पर पहचान बनाई है उस प्रकार कोऑपरेटिव एरिया भी आगे जो है उसकी प्रोग्रेस हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये जॉब परमानेंट नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन था कि वर्किंग टाइम कितना है। तो वर्किंग टाइम वही है फ्रेंड्स जो बैंक का है, बाकी बैंकों का वर्किंग टाइम है वो यही है, सेम ही है, 10 से 5। 10 बजे बैंक लगती हैं, कैशियर का काम 4 बजे तक होता है, और उसके बाद में बाकी भी जो वर्क होते हैं कैशियर के, क्योंकि कैशियर को ही कलर का काम करना है, तो KYC अपडेट करना या जो भी काम है, तो इस प्रकार 4 बजे बाद वो काम करता है। 10 से 4 कैश का काम, और 10 से 5 जो है वो बैंक ओपन रहती है। इसके अलावा साथ में कई क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे फ्रेंड्स कि साथ में RS की या अन्य जो एग्ज़ाम्स है उसकी तैयारी हो सकती है क्या सर। ये कोई कॉल्स करके या मैसेज से कई जने पूछ रहे थे। तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। कैशियर जो जगह पे आपकी सर्विस लगी है ना, जो गांव या जो कस्बा है जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिली है, अब उस पर कितने बाउचर आते हैं ये उस पर डिपेंड है। ज़्यादा शुरू से 10 से लेकर 4 बजे तक काम रहता है यदि, तो आपका वो तैयारी है वो हो नहीं पाएगी। और आप मैनेजर बन जाते हो तो वो तैयारी जो है कुछ हो सकता है कि आपका काम कैसा रहता है वहाँ पे, ऐसे ज़्यादातर समय मिलता ही रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी तैयारी के लिए क्या होता है कि आप कह रहे हो कि बैंक में तैयारी बैठे बैठे कर सकते हैं क्या। RS की बड़ी बात है, नॉर्मल जो सर्विसेज है उसकी भी तैयारी हो सकती है या नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि जो बैंक में आप बैठे रहते हो तो उस पर तैयारी के लिए देखिए लगातार पढ़ाई करनी चाहिए। बीच में आप कोई कस्टमर आ गया तो आपकी जो आपका जो ध्यान है पढ़ाई की तरफ वो टूट जाएगा। तो इस प्रकार हो नहीं पाएगा। बाकी जो आपकी जगह के अनुसार है आप कर सकते हो तो कर भी सकते हो सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन इतना लगातार नहीं हो सकता। लेकिन 10 से 5 जो है वो बैंक का टाइम है, और ज़्यादातर 11 महीनों में कहने का ना मार्च को छोड़ के 10 से 5 ही टाइम रहता है फ्रेंड्स। इसके अलावा मार्च के महीने में है तो 2-3 घंटे ज़्यादा रहते हैं कि 10 से 7 हो जाएगा, और वो भी मार्च के लास्ट दिनों में होता है। ऐसा कुछ नहीं कि रोज़ हो जाए। 25 मार्च के बाद में 31 मार्च तक थोड़ा काम रहता है ज़्यादा, 2 घंटे ज़्यादा होते हैं, कई बार 1 घंटे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार आप ये सोच लें 10 से 5 आप बैंक के लिए हो, उसके बाद में आप अपनी तैयारी कर सकते हो।
क्योंकि फिर वो आप पे डिपेंड है कि घर पे जाके आप कैसे टाइम को मैनेज करते हो। तो 10 से 5 बैंक का टाइम है, उसके अलावा आप वो तैयारी कर सकते हो 5 बजे बाद में। इसके अलावा ये जो अध्यक्ष हमारे जो होते हैं वो प्रशासक कौन होता है, मतलब हेड कौन आता है कोऑपरेटिव का। जैसे 8 ज़िले में कोऑपरेटिव बैंक है, 29 ज़िलों में है, तो उनमें कोऑपरेटिव का हेड कौन होता है। हेड वो कई जगह कलेक्टर साहब हेड होते हैं। जैसे बांसवाड़ा कोऑपरेटिव बैंक है तो उसके जो कलेक्टर साहब है वो प्रशासक है। इसके अलावा कई जगह अध्यक्ष भी होता है फ्रेंड्स, प्रशासक अध्यक्ष एक बनाया हुआ होता है, वो प्रशासक होता है। जैसे बीकानेर में अध्यक्ष प्रशासक है। तो अलग अलग जगह अलग अलग हेड होते हैं। हेड का मतलब प्रशासक जो है कोऑपरेटिव संस्था की जिम्मेवारी चलाने वाला। वो जैसे प्रस्ताव पारित करना है तो हमारा जो भी प्रस्ताव होगा, जो बांसवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का या और भी बैंक्स हैं जहाँ पे कलेक्टर हेड है, तो वहाँ पे वो प्रस्ताव जो है वो कलेक्टर साहब के साइन के द्वारा पास किया जाएगा। फाइनली जो प्रस्ताव है, कोई भी नया प्रस्ताव है, वो कलेक्टर साहब के उसके द्वारा पास किया जाता है साइन के द्वारा। तो कई जगह प्रशासक जो है वो कलेक्टर साहब होते हैं, कई जगह अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा 16 सेटलमेंट की बात है, वो लागू हुआ या नहीं, ये भी क्वेश्चन आ रहा था। तो 16वां समझौता जो प्रेस जो अभी चुनाव गए थे, चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले अभी जो है कई जगह 3 ज़िलों में लागू हो चुका है। एक तो सीकर, एक श्री गंगानगर और एक और ज़िला है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे लागू हो चुका है 16 सेटलमेंट। उनको सैलरी भी शायद मिलने लग गई होगी, लेकिन कई जगह क्या है आचार संहिता के कारण उसकी कोई कागज़ की अटक गया था। बाकी सभी ज़िलों में वो अब जल्दी लागू हो जाएगा। आचार संहिता जब अटकेगी तो जल्दी लागू वो भी हो जाएगा। तो 16 सेटलमेंट की बात है तो वो जल्दी लागू होने वाला सभी जगह पे। 3 ज़िलों में ये लागू हो चुका था, सीकर, श्री गंगानगर, क्योंकि उन्होंने वो अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया सर जल्दी, तो उनका जल्दी लागू हो गया था वहाँ पे। तो इसलिए प्रोसेस पे डिपेंड है। अभी प्रोसेस होने वाला है बाकी ज़िलों में, तो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिपेंड है फ्रेंड्स। तो वो प्रोसेस होने पर सब जगह पे लागू हो जाएगा ये भी 16 सेटलमेंट। उसके बाद सैलरी है वो बढ़ के मिलेगी। इसके अलावा हॉलीडेज़ के रूल क्या है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है क्या, तो बैंक है तो सैटरडे संडे तो आपको पता ही है, 2nd और 4th सैटरडे जो है वो ऑफ ही रहता है। जो आरबीआई के जो हॉलीडेज़ के रूल है, एनआई एक्ट के, तो हॉलीडेज़ के रूल सेम है, सभी बैंकों में सेम है। एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या कोऑपरेटिव बैंक्स हो, सभी जगह रूल सेम ही है। तो हॉलीडेज़ के रूल बिल्कुल सेम है, कोई अलग नहीं है। तो एकदम वही रूल है जो बाकी बैंकों में लगते हैं। तो हॉलीडे वैसे ही है जैसे बाकी बैंकों में है। इसके अलावा छुट्टियां कितनी मिलती है, ये सारे जो क्वेश्चन के वीडियो है जो बहुत पहले बना चुका था, लेकिन ये बार बार क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने सोचा कि एक बार और बनाया जाए। तो हॉलीडेज़ के नियम क्या हैं, हॉलीडेज कैसे मिलती है फ्रेंड्स, देखो प्रोबेशन पीरियड में आपको 12 हॉलीडेज मिलेगी 1 साल की। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, चाहे क्लर्क हो चाहे मैनेजर हो, तो 2 साल का प्रोबेशन है। तो आपका 12 और 12 24, 1 साल की 12 छुट्टियाँ मिलती हैं। 2 साल की 24 होगी, 24 केवल सीएल मिलेगी। इसके अलावा जो पेमेंट है वो बंधा बनाया है वही मिलेगा। उसके अलावा कोई भी आपको प्रोबेशन के अंदर कुछ भी अलग से सैलरी नहीं मिलेगी, एक बंधा हुआ पेमेंट है वही मिलेगा। प्रोबेशन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा रेगुलर सर्विस में आप 2 साल बाद में हो जाओगे तो आपके क्या होगा, सीएल कितनी है, 15 सीएल है। 15 जो छुट्टियाँ वो साल भर में मिलती है वो होती है सीएल, कैजुअल लीव, जिसको आप एक एप्लीकेशन के द्वारा ले सकते हो। वो कैजुअल लीव 15 मिलती हैं। इसके अलावा पीएल क्या होता है फ्रेंड्स, पीएल का ये नियम है, पीएल एक उपार्जित अवकाश है। उपार्जित का मतलब है यदि आप पीएल नहीं लेते हो ना साल भर में तो आपके पीएल वो है जुड़ जाती है। मतलब कहने के लिए साल भर में आपको 30 पीएल मिलती है। कितनी पीएल, 30 पीएल। 30 पीएल आपके सर्विस बुक में जुड़ती है और आप साल भर के अंदर आप पीएल नहीं लेते हो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, तो आपकी पीएल जो है वो ऐड हो जाएगी आपकी सर्विस बुक में। ऐसे करके आपको 300 पीएल इकट्ठी करनी है। वो पीएल के पैसे जो है वो रिटायरमेंट के बाद में मिलते हैं आपको। तो वो 300 पीएल के पैसे
आपको रिटायरमेंट के बाद ही मिलेंगे, तो इसलिए 300 से ऊपर नहीं मिल सकते, इसलिए 300 से ज़्यादा पीएल आपको इकट्ठी नहीं कर सकते पूरी सर्विस आपकी सर्विस लाइफ में। तो कहने का 300 पीएल के पैसे जो आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार एक साल में कितनी पीएल होगी? 30 मतलब 10 साल आप रेगुलर की बात नहीं है, 10 साल आप काम करोगे ना तो आपके 300 पीएल हो जाएगी, जिसमें आप पीएल नहीं लोगे तो वो जो आगे जमा होती जाएगी। आप पीएल 1-2 ले लेते हो तो वो कम हो जाएगी। साल भर में आपके मान लो 5 पीएल ले ली तो 25 जो पीएल है 25 पीएल आपके सर्विस बुक में जुड़ जाएगी। इस प्रकार जो पीएल का ये नियम है। इसके अलावा ये भी नियम है कि 15 पीएल का पैसा जो है वो आप 15 पीएल का जो पैसा है वो आप उठा भी सकते हो। तो इस प्रकार 15 पीएल का पैसा आप उठा सकते हो और बाकी 15 पीएल आपके जुड़ जाएंगे, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है। इसके अलावा आपको 10 मेडिकल मिलती है फ्रेंड्स, 10 मेडिकल मिलती है। इसका मतलब है कि आप यदि कोई ज़्यादा बीमार रहे तो उसको ये बढ़ा के 2 साल तक भी मिल सकती है, मतलब 1 साल या 2 साल है, उसके बाद आप उसको विदाउट पेमेंट रहना पड़ेगा। विदाउट पेमेंट भी छुट्टियाँ मिलती हैं, लेकिन ये बीमार होने पर ही मिलती है फ्रेंड्स। वो आगे स्वीकार तो हो छुट्टियाँ उसके बाद ही मिल सकती हैं। तो 10 है जो मेडिकल नॉर्मली आपको साल भर में मिलते हैं। इसके अलावा कई जने ये भी पूछ रहे थे कि सर हम विदाउट पेमेंट रह लेंगे 2 साल जो प्रोबेशन पीरियड होता है और हम तैयारी करना चाहते हैं, तो शायद ही आपको ऐसी छुट्टी कोई नहीं मिलेगी। 2 साल के अंतर्गत आपको विदाउट पेमेंट नहीं मिलेगा। और रेगुलर सर्विस में भी आपको विदाउट पेमेंट, यदि कर्मचारी क्योंकि कम है इसलिए आपको विदाउट पेमेंट आप छुट्टी लेना चाहोगे कि मेरे पेमेंट पूरा ही रहने दो। विदाउट पेमेंट का मतलब पता है ऐसी छुट्टियाँ जिसमें आप अपनी स्वीकृति देते हो कि मेरे को पेमेंट नहीं लेना है, लेकिन आप सर्विस में बंदे वे माने जाते हो तो वो विदाउट पेमेंट मानी जाती है छुट्टियाँ। तो वो प्रोबेशन में तो वैसे ही नहीं मिलेगी, और रेगुलर सर्विस में आप आओगे तो भी वो मिलना मुश्किल ही है फ्रेंड्स। उसकी स्वीकृति नहीं दी जाती है क्योंकि कोऑपरेटिव में क्योंकि जो है कर्मचारियों की कमी है, तो वो जल्दी से देते नहीं स्वीकृति इस बात के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था कि होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिले। तो होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगा, तो आप हाईएस्ट नंबर लाओगे जब ही होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। जैसे जो आप अभी ज़्यादातर कट ऑफ पता नहीं क्या जाएगी, क्वेश्चन पेपर किस लेवल का आता है उस आधार पर है वो। तो होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगा, आप अपनी तरफ से हाईएस्ट लाइए तो होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा। तो मैंने एक बार लिखा था कि 200 में से 200 लाए तो मिल सकता है, तो 200 भी आ सकते हैं इसमें, ये गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इसमें जो ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम की कमी, टाइम बहुत सफिशिएंट रहता है फ्रेंड्स। 7 सब्जेक्ट है लेकिन टाइम बहुत सफिशिएंट है, इसलिए 200 भी आ सकते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, 200 लाना भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार आप, हाँ वो आपकी तैयारी पे डिपेंड है, ये बात अलग है, लेकिन टाइम इसमें सफिशिएंट रहता है। तो कि ऐसा नहीं कि असंभव काम है, टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, तो असंभव काम है नहीं, तो 200 भी आ सकते हैं। लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके हाईएस्ट नंबर लाने पड़ेंगे, तो आपका मन चाहिए चॉइस जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी। क्योंकि फार्म फिलअप कराएंगे ना फ्रेंड्स, जब ये वैकेंसी निकलेगी तो आपको डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे आपकी चॉइस के डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे का मतलब है लाइन से आपको बढ़ना है प्रेफरेंस। जैसे आपको पहला नंबर पर अपना ज़िला पसंद है, दूसरा पे आप और कोई भरोगे, इस प्रकार आपको चॉइस बनाई जाएगी ज़िलों की। तो 29 ज़िलों की चॉइस बनाई जाएगी, तो आपको अपने चॉइस के आधार पे फिर आपका नंबर जो आएंगे ना, जो नंबर आएंगे एग्ज़ाम के अंदर, उसके आधार पे आपको वो ज़िला दिया जाएगा। मतलब आपके नंबर जिस आधार पे आएंगे, जैसे आपने बहुत अच्छे नंबर लाए, जैसा ऐसा हाईएस्ट नंबर लिया है जो सभी एग्ज़ाम्स जो कैंडिडेट थे उन्होंने दिया था उसमें आपके हाईएस्ट है, तो आपको फर्स्ट चॉइस मिलेगी। इस प्रकार होम डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार मिल सकता है कि आपकी मेहनत पर डिपेंड है। और इसके अलावा यही नंबर है जो प्रमोशन में भी आपके काम आएंगे। तो हाईएस्ट नंबर लाने के 2 फ़ायदे हो गए, एक तो आपकी चॉइस के डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, और इसके अलावा जो प्रमोशन है उसमें आपको फ़ायदा होगा, मतलब आप प्रमोशन की लिस्ट में भी आप ऊपर ही रहोगे। तो जिन्होंने आपके ज़िले में ज्वाइन किया है, जिस ज़िले में आपकी पोस्टिंग होगी उसमें जो भी ज्वाइन करेगा तो उसकी लिस्ट बनेगी, उसमें भी हाईएस्ट देखा जाएगा। मान लो उसमें भी आप हाईएस्ट हो, ऊपर ही हो, तो आपका जब भी प्रमोशन की बारी आएगी तो आपको पहले गिना जाएगा।
ये बात है। तो इसलिए नंबर के ये 2 फ़ायदे हैं। ट्रांसफ़र एक ज़िले से दूसरे ज़िले में होता है या नहीं होता है, तो 100% हो ही जाता है। तो वो आप पे डिपेंड है। तो ट्रांसफ़र जो है एक बार किसी दूसरे ज़िले में हो जाए तो ही कोई दिक्कत नहीं पोस्टिंग, लेकिन बाद में आप ट्रांसफ़र करा के वहाँ जा सकते हो अपने ज़िले में, या एक बार आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो, लेकिन आपकी राजनीतिक पकड़ होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट बदलने के लिए। आपकी राजनीतिक पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि आप अपना आवेदन करके डिस्ट्रिक्ट चेंज करवा सको। तो पेपर का लेवल किस प्रकार का होता है? पेपर का लेवल होता है फ्रेंड्स आरआरबी पीओ और कलर का। आरआरबी पीओ का जो पेपर है, कलर का पेपर है, उस तरह के पेपर आता है। पहले तो उससे भी आसान आया था 2019 में, लेकिन अब तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इस तरह के लेवल आएगा। इंग्लिश का भी लेवल थोड़ा ठीक ही रहता है पीओ में। तो मैनेजर में इंग्लिश का लेवल आरआरबी पीओ और कलर का ही मान लो। इसके अलावा बुक लिस्ट, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। तो बुक्स फ्रेंड्स ये अच्छी तरह वैकेंसी आने दो, जब तक कोई अच्छी बुक की लिस्ट आपको बना के दी जाएगी। देखते हैं कि बुक आपको कौन सी आपको चूज करनी चाहिए पढ़ने के लिए, तो ये आपको बाद में बताया जाएगा। उसके लिए आपको वीडियो बना के या मैसेज में आपको बता दिया जाएगा कि बुक आपको कौन कौन सी पढ़नी चाहिए ये कोऑपरेटिव बैंक के लिए। इंग्लिश का लेवल क्या रहता है? तो वो सेम ही आरआरबी पीओ और कलर का ही रहता है इंग्लिश का लेवल। अकाउंटेंसी का लेवल क्या रहता है? तो अकाउंटेंसी का लेवल है ग्रेजुएशन लेवल की अकाउंटेंसी आती है फ्रेंड। ग्रेजुएशन लेवल की जो अकाउंटेंसी है वो आपको करनी होगी। 11th और 12th की बुक आप पढ़ लो, उसके अंदर जो होगी, उसके अलावा प्लस में कुछ ग्रेजुएशन लेवल की भी करनी होगी आपको। तो 11th 12th का मान लो अकाउंटेंसी जो है वो 70% वो आ जाती है। तो कुछ है वो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए ग्रेजुएशन लेवल की कुछ जो मतलब बड़े बड़े नियम हैं वो पढ़ लेना चाहिए अकाउंटेंसी का ना, ठीक है। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट चूज करें या फिर कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर। जूनियर अकाउंटेंट चूज करने चाहिए या कोऑपरेटिव बैंक की। तो फ्रेंड्स जूनियर अकाउंटेंट जो है वो भी चूज कर सकते हैं, वो आपके सहूलियत के आधार पर है। जूनियर अकाउंटेंट में उसमें देखिए आप प्रमोशन कब होते हैं, तो और पे स्केल क्या है, ये सभी देख के, और आपकी सुविधा क्या रहती है आपके डिस्ट्रिक्ट के आधार पर, वो आप देख के वो चूज कर सकते हो। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट और कोऑपरेटिव बैंक कलर का पूछा जाए तो जूनियर अकाउंटेंट ज़्यादा अच्छी है ही, वो तो साफ है ही, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक कलर में इतने पैसे नहीं हैं। 32,000 या 33,000 आपको शुरू में मिलेंगे, वो प्रोबेशन पूरा होने के बाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैनेजर का या कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर और जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो दोनों को कंपेयर करें तो आपकी सुविधा के आधार पर है। जूनियर अकाउंटेंट का पे स्केल देखिए, आपके रहने की सुविधा देखिए कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट के पास है या नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट में बाद में प्रमोशन कब होते हैं और इसमें प्रमोशन कब होते हैं मैनेजर में कोऑपरेटिव बैंक में प्रमोशन तो उस पर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में लगोगे उस पर डिपेंड है, उसके हेड ऑफिस पे डिपेंड है कि वो कब करवाते हैं। अब वो आपके लक पे आता है। तो ये सभी चीज़ें देख के दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही बराबर लेवल की है मेरे हिसाब से, लेकिन आपकी सुविधा किस में रहती है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके जवाब आपको दिए गए हैं, तो आप अच्छी तरह तैयारी कीजिए। जुलाई अगस्त में आने की संभावना है कि वैकेंसी आएगी, फिर आपसे बात होगी। थैंक यू।